आइए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित क्वेश्चन। तो सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है? आखिर में सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं? तो सांस्कृतिक विविधता क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है। तो सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है? तो सांस्कृतिक विविधता से आशय उस स्थिति से है। कैसी स्थिति से है? तो उस स्थिति से है। किसका से? तो सांस्कृतिक विविधता का। जब किसी देश या क्षेत्र में, जब कोई देश हो या कोई क्षेत्र हो, एक ही समय पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। जब कोई एक देश हो या कोई एक क्षेत्र हो, तो एक ही समय पर अनेक सारी सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसे सांस्कृतिक विविधता वाले समाज या देश में रहन सहन है, खान पान है और धार्मिक और भाषागत एवं भौगोलिक विचारधारा तथा कलाओं की पर्याप्त विविधता पाई जाती है, तब इसी को ही सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। तो आखिर में सांस्कृतिक विविधता क्या है? तो जब एक ही देश में एक ही समय में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे रहन सहन सबका अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, धार्मिक चीज़ें अलग है, भौगोलिक विचारधाराओं और कलाओं में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, मतलब भौगोलिक विचारधारा और कलाएं हैं, उसमें भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अगला है समाज और संस्कृति के संदर्भ में विविधता में एकता से क्या आशय है? कि समाज और संस्कृति के संदर्भ में विविधता में एकता से क्या आशय है? तो विविधता में एकता से क्या आशय है? तो प्रत्येक समाज है संस्कृति में अनेक पक्ष एवं विशेषताएं होती हैं। जब किसी समाज या संस्कृति में एक ही समय में अनेक स्वरूप और विशेषताएं पाई जाती हों, परंतु उनके पीछे कुछ ऐसे तत्व निहित हों जो एक समान हों, तब इस स्थिति को विविधता में एकता कहा जाएगा। तो विविधता में भाई एकता क्या है? तो देख लेते हैं भाई। विविधता में एकता, प्रत्येक समाज में जैसे संस्कृति में अनेक पक्ष और विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे खान पान है, रहन सहन है, सब अलग अलग है। जबकि समाज में संस्कृति में एक ही समय में अनेक रूप की विशेषताएं पाई जाती हैं। और एक ही समाज में यहाँ जो है संस्कृति भी एक प्रकार की ना हो, अनेक प्रकार की संस्कृति हो, परंतु इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व निहित हों। लेकिन सब विविधता है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनके पीछे एक ऐसा तत्व निहित है जिससे एक समान है। इसी स्थिति में विविधता में एकता कहा जाता है। और भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। कैसा देश है? विविधता में एकता वाला देश है। भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है? कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है? कि भाई बताना है जो इंडिया है इसमें जो भाषागत विविधताएं हैं, देखा होगा अनेक लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, तो सबकी भाषा अलग अलग है। तो भाषागत विविधता से क्या आशय है? भारत में किसी क्षेत्र में अनेक भाषाओं के प्रचलन को भाषागत विविधता के रूप में जाना जाता है। कोई जैसे एक क्षेत्र है, उसमें अनेक प्रकार की जो है भाषाओं की विविधता है, मतलब अनेकता है, भिन्नता है। तब भारत में अनेक बोलियों और भाषाओं का प्रचलन है। भारत में कोई एक बोली नहीं बोली जाती है, अनेक बोली जाती हैं, भाषाओं का प्रचलन है। यहाँ मुख्य रूप से इंडो आर्यन भाषाई परिवार है, और द्रविड़ भाषाई परिवार है, और ऑस्ट्रिया भाषाई परिवार है, और तिब्बत बर्मी भाषाई परिवार है। कुछ छोटी भाषाओं का भी प्रचलन है। स्पष्ट है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, क्योंकि भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। क्यों भाई बोली जाती हैं? क्योंकि भारत में अनेक भाषाई परिवार मुख्य रूप से हैं, जैसे इंडो आर्यन भाषाई परिवार है, फिर द्रविड़ भाषाई परिवार है, फिर ऑस्ट्रीय भाषाई परिवार है, फिर तिब्बत बर्मी भाषाई परिवार है, और कुछ छोटी भाषाओं का भी प्रचलन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में भाषागत विविधता देखने को मिलती है।
फिर सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? सांप्रदायिकता की परिभाषा दीजिए, सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। तो सांप्रदायिकता के बारे में बताना है। तो डब्ल्यू सी स्मिथ एक हैं विद्वान, तो उन्होंने देखो सांप्रदायिकता के बारे में क्या बताया है। तो स्मिथ ने सांप्रदायिक व्यक्ति एवं सांप्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह वह है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति वह है जो प्रत्येक धर्म अथवा भाषा समूह को ऐसे पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानता है, इसका हित अन्य समूह से पृथक होते हैं, जिसके हित अन्य समूह से क्या होते हैं? अलग होते हैं, का मतलब पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। कोई जैसे दूसरी जाति के लोग हैं, तो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो उनके जो हैं वह विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अथवा समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता अथवा संप्रदायवाद कहकर संबोधित किया जाता है। इसमें अपने समूह को ग्रेट माना जाता है और दूसरे के जो समूह हैं उसको नकार दिया जाता है। अपने हित को ध्यान में रखते हैं, दूसरे हित को ध्यान में नहीं रखते हैं तथा अपना लाभ सोचते हैं, उनका लाभ नहीं सोचते, उनका हित सोचते हैं। यही सांप्रदायिकता है, यही सांप्रदायिकतावाद है। तो सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। तो सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव। भाई सांप्रदायिकता का निवारण किस प्रकार से होगा? कोई 3 सुझाव देना है। तो भाई देखते हैं सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव कौन कौन से हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना विकसित करके विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, उन व्यक्तियों को सद्भावना पूर्वक रहने के लिए कहा जाना चाहिए तथा उनको एक साथ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो एक सुझाव है, एक सुजेशन है। काहे के निवारण के लिए? तो सांप्रदायिकता के निवारण के लिए। का सुझाव है सांप्रदायिकता के निवारण के लिए? तो जब विभिन्न धार्मिक संप्रदाय हैं वह व्यक्ति एक साथ रहें, क्या करें? एक साथ रहें। फिर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो धर्मनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब किसी विशेष धर्म को मान्यता न दें, उसको आगे न ले जाएं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। मतलब किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा न दें, तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको नकार देना चाहिए, कड़ी से नज़र रखनी चाहिए। अब देखिए भाई क्षेत्रवाद का है। कौन सा? क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद किसे कहा जाता है? तो क्षेत्रवाद है क्या? तो क्षेत्रवाद क्या है? इसको बढ़ावा देने के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो क्षेत्रवाद का है। तो क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूप में किया जा सकता है। तो क्षेत्रवाद क्या है? तो संकुचित अर्थ और विस्तृत अर्थ दोनों में किया जा सकता है। तो संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव, जो स्थानीय हित है, जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जिस स्थान में रहता है, उसके प्रति विशेष लगाव है। अब विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए, जो कोई एक बड़ा समुदाय है या जो कोई केंद्र है उसके प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता? क्षेत्रवाद जो है। फिर हेडविन हिटस का लिखा है, हेडविग हिटस। तो हेडविग हिटस के अनुसार का है, सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके विरुद्ध परिभाषित किया जा सकता है? तो उग्र केंद्रीकरण, मतलब जो कोई एक केंद्र बना ले तो उसका विरोध करना ही क्या कहलावता है? तो क्षेत्रवाद कहलावता है। तो विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्रीय आंदोलन, भौगोलिक अलगाव और स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा और प्रजातीय, जाति एवं धार्मिक विशिष्टता और स्थानीय हितों जैसे तत्व इसमें से 2 या 2 से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय आंदोलन, अलगाव,
स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा है। प्रजाति एवं जाति, प्रजाति और जाति मिश्रण है, प्रजाति और जाति। तब प्रजाति और जातीय धार्मिक विशिष्टता और स्थानीय हितों जैसे तत्व उसमें दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के दो कारण कौन से हैं? तो भाई क्षेत्रवाद का कौन बढ़ावा देता है बताइए, कौन कौन? तो भाषाई प्रेम है। जब किसी व्यक्ति के यहाँ या किसी क्षेत्र के यहाँ उसकी अपनी भाषा से अधिक प्रेम होता है तो वहाँ पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। तो क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? भाषाई प्रेम। कौन सा प्रेम? भाषाई प्रेम। फिर असंतुलित आर्थिक विकास। असंतुलित आर्थिक क्षेत्रवाद के उद्भव को इसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण अदा करती है कि जैसे असंतुलित विकास, किसी क्षेत्र का विशेष विकास होता है, कोई क्षेत्र गरीब होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अब देख लीजिए नगरीय समाज की 3 विशेषताएं कहाँ हैं। नगरीय समाज, जैसे गांव होता है वैसे नगर होता है, तो गांव के विरुद्ध नगर। तो नगरीय समाज की क्या विशेषता है भाई? नगर में क्या होता है? तो परिवहन के साधन की प्रचुरता होती है, जनसंख्या अधिक होती है, उद्योग धंधे होते हैं। तो उनकी 3 विशेषताएं बताना है। किस समाज की? तो ग्रामीण समाज की। नगरीय समाज की विशेषताएं बताना है, ग्रामीण समाज की नहीं। अब ग्रामीण समाज में किसकी प्रमुखता होती है? तो कृषि की, जबकि नगरीय समाज में किसकी प्रधानता होती है? उद्योगों की। तो नगरीय समाज में जनसंख्या घनी होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। कहाँ पर? तो नगरीय समाज में। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं। जो नगरीय समुदाय है, जो नगरीय समाज है, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के हैं, जाति के हैं, वर्ग के हैं, प्रजाति के हैं, भाषा के हैं, प्रजातियों से संबंधित लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। फिर तीसरी विशेषता जो नगरीय समाज है, यहाँ पर औपचारिक और द्वितीयक संबंधों की प्रमुखता पाई जाती है। जो नगरीय समाज है, कौन समाज है? तो नगरीय समाज। नगरीय समाज में औपचारिक और द्वितीयक समूह की प्रधानता होती है। यहाँ पर औपचारिक होते हैं और द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो नगरीय समाज में। फिर बताना है धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो अब भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 1976 में तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये शब्द हैं। तो वही में है धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। जब राज्य किसी भी धर्म की मान्यता नहीं देता है, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसी को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म पर आधारित निर्णयों के आधार पर तर्क पर आधारित निर्णयों को प्राथमिकता देना है। धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में धार्मिक पूर्वाग्रहों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्षता से आशय जीवन के विभिन्न क्षेत्र में धर्म पर आधारित निर्णयों के आधार पर तर्क पर आधारित निर्णय को प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है। तो भारत की संस्कृति तो भारत की संस्कृति विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की संस्कृति विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो भाई भारत में संस्कृति विविधता की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? तो कहो क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, फिर कहो भाषावाद। तो भाषावाद है, सांप्रदायिकतावाद है, क्षेत्रवाद है, सब कहाँ है? तो भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित चुनौतियां हैं। भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है?
अब नाम से स्पष्ट है, बहुधार्मिक कहने का मतलब है बहुत सारे धर्म हैं, इसलिए भारत को बहुधार्मिक देश कहा जाता है। भारत में अनेक धर्म हैं। यहाँ पर धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून और समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। कानून और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की, इसलिए भारत को बहुभाषिक देश कहा जाता है। कौन भाषिक देश कहा जाता है? तो बहुभाषिक देश। किससे? फिर क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जो कुछ अपने क्षेत्र से विशेष लगा हुआ क्षेत्रवाद कहलाता है। तो जो क्षेत्रवाद हुई जी तो उससे क्या समस्या हुई जी, क्या होगा? तो नंबर 1 क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याएं क्या है? विविधता है। क्या है? विविधता है। फिर भाषाई प्रेम है। क्षेत्रवाद में विविधता है एक समस्या, फिर भाषाई प्रेम है क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्या। फिर असंतुलित विकास है। कैसा विकास है? तो असंतुलित विकास है। असंतुलित आर्थिक विकास। फिर आगे है सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। सामाजिक अन्याय है और पिछड़ापन है। सामाजिक अन्याय है और क्या है? तो पिछड़ापन है। फिर धार्मिक संकीर्णता। तो क्षेत्रवाद के भैया सब एक कहाँ हैं? तो क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याएं हैं। फिर धार्मिक संकीर्णता हो गया। फिर निहित राजनीतिक स्वार्थ, इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ होता है। अब जैसे भारत जैसे विशाल देश में इसी का सहारा लेकर देखो क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है, उनका महत्व बढ़ा है। तो आइए कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृत की जो है प्रमुख विशेषता है। फिर अगली कौन सी विशेषता है? भारतीय समाज और संस्कृति में विविधता देखी जा सकती है। भारतीय समाज है और संस्कृति में विविधता क्या की जा सकती है? देखी जा सकती है। तो भारतीय समाज है, संस्कृत है, इसमें विविधता देखी जा सकती है। भाषागत विविधता है, जातीय विविधता है और धार्मिक विविधता है। तो भाषागत विविधता है, फिर प्रजातीय विविधता है, फिर धार्मिक विविधता है। तो उपयुक्त सभी विविधताएं जो हैं भारतीय समाज और संस्कृति में देखी जा सकती हैं। फिर धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो दुर्खिम ने दिया था। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत देने वाला कौन है? तो दुर्खिम है। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? तो क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है? तो भाषाई प्रेम भी है, संतुलित आर्थिक विकास भी है तथा सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन है। उपयुक्त सभी हैं। तो उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा कौन सा है? तो राष्ट्र के एकीकरण में बाधा कौन सा है? महिलाओं की जागरूकता होगी तो और राष्ट्र के एकीकरण का विकास होगा। विकसित संचार व्यवस्था होंगे तब तो राष्ट्रीयकरण का और विकास हो जाएगा। सामाजिक सद्भावना तब भी राष्ट्रीय एकीकरण का विकास होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा, तो बाधा है संप्रदायवाद। ये झगड़े की जड़ है संप्रदायवाद। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। तो अंतरजातीय विवाह को, कौन से विवाह? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है जातिवाद को। जब अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जातिवाद जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो राज्य जन सामान्य के हितों एवं आवश्यकताओं के बिना भेदभाव की पूर्ति करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसका विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, कल्याणकारी राज्य का विकास। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी जिम्मेदारी सरकार की होती है कल्याणकारी राज्य में। धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर क्या होगा? कि धर्म के प्रभाव में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही है। तर्क और विवेक की प्रधानता हो जाएगी। ये भी सही है। वैज्ञानिक आविष्कार का महत्व हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आला अवधि वो
भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन से हैं? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है तथा पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव है। ये सभी जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक हैं।